नमस्कार। मैं डॉक्टर निखिल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के हिंदी भाषा एवं साहित्य विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली बार जब इस ऑनलाइन माध्यम से हम लोग एक दूसरे के सामने थे, तब हमने इतिहास के विषय में जाना था और साथ ही साथ यह भी जाना था कि किसी भी साहित्य का इतिहास किन किन परिस्थितियों से होता हुआ गुजरता है और किसी भी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। अब आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की विस्तृत जानकारी लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में यदि हम बात करें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इतिहास ऐसा नहीं होता कि जो कि वास्तविक स्वरूप में ही आया हो। जो इसका वास्तविक स्वरूप होता है वह निश्चित रूप से एक लंबी विकास यात्रा को तय करने के बाद प्राप्त हुआ स्वरूप होता है। यही क्रिया हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के साथ भी हुई है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की भी एक लंबी परंपरा हमारे सामने है। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की, तो एक नाम हमारे सामने आता है गारसा द तासी का। गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे। गौर करने की बात यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत फ्रेंच भाषा में हुई। गारसा द तासी जी ने फ्रेंच में इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। यह 2 भागों में 1839 और 47 में प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी तथा उर्दू कवियों को शामिल किया गया। अगले पायदान की यदि हम बात करें तो शिव सिंह सेंगर जी का नाम हमारे सामने आता है। शिव सिंह सेंगर जी ने इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा का सहयोग किया और हिंदी भाषा में ही 1000 कवियों को शामिल करने वाला ग्रंथ शिव सिंह सरोज हमारे सामने रखा। सन 1878 ईस्वी में आया यह ग्रंथ एक कविवृत्त संग्रह की तरह था, किंतु यह कविवृत्त संग्रह में ही एक प्रौढ़ प्रयास था। आगे एक बड़ा नाम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में जुड़ता है जो जॉर्ज गिरेसन जी का है। यह एक बड़ा नाम है और महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि इस नाम के साथ साथ कई ऐसे बिंदु हमारे सामने आते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह डॉक्टर जॉर्ज गिरेसन द्वारा रचित ग्रंथ है जो कि 1889 में हमारे सामने आया। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस ग्रंथ की यह है कि यह काल विभाजन का प्रथम प्रयास लेकर आया। इसमें कालक्रम के अनुसार और काल विभाजित होकर के हिंदी साहित्य के इतिहास की बात की गई। साथ ही साथ तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत भी करने वाला यह प्रथम ग्रंथ था। मिश्र बंधु एक नया नाम डॉक्टर जॉर्ज गिरेसन के बाद आता है, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद के रूप में हमारे सामने एक ग्रंथ रखा जो कि 4 भागों में था, जिसमें लगभग 4591 कवियों की जीवनी संकलित हुई। इसके 3 भाग सन 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में हमारे सामने आया। इसी मिश्र बंधु विनोद के लिए डॉक्टर सुमन राजे ने कहा था कि इसका सबसे बड़ा अभाव यह है कि सामाजिक ढांचे से इसका जो अलगाव है वही इसका सबसे बड़ा अभाव है। इसके बाद एक बड़ा नाम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हमारे सामने आता है, जिससे आप सभी भी परिचित हैं, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास के लेखक हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखे जाने के बाद यह एक पुस्तक के रूप में सन 1929 में हमारे सामने आता है। शुक्ल जी ने इतिहास को परिभाषित करते हुए राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थितियों के प्रभाव तथा परिवर्तन के संदर्भ में साहित्य इतिहास की प्रवृत्तियों को विश्लेषित किया।
शुक्ल जी यह मानते हैं कि साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, इसीलिए उन्होंने जनता की चित्त वृत्ति को अधिक महत्व दिया। शुक्ल जी के मत इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वो हिंदी साहित्य के इतिहास में पठन पाठन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे पायदान हैं जिसमें शुक्ल जी के मत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य विद्वान तो हैं ही, किंतु शुक्ल जी का मत अपने आप में सदैव ही हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो काल विभाजन का प्रयत्न हो, चाहे वो नामकरण का प्रयत्न हो, हर जगह शुक्ल जी के मत को महत्व दिया जाता है। अगला नाम जो इतिहास लेखन परंपरा में हमारे सामने आता है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। श्याम सुंदर दास जी ने 1930 में इंडियन प्रेस से एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया जिसका नाम था हिंदी भाषा एवं साहित्य। इसी क्रम में रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का एक ग्रंथ 1931 ईस्वी में हमारे सामने आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास लेखन परंपरा में एक और नाम हमारे सामने 1940 ईस्वी में जुड़ता है, वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का यह नाम इसलिए जुड़ता है क्योंकि हिंदी भाषा एवं इसके साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हमारे सामने 1940 ईस्वी में आया। 1940 ईस्वी में आया ग्रंथ अपने आप में महत्वपूर्ण था। सूर्यकांत शास्त्री जी ने भी 1930 में एक ग्रंथ हमारे सामने रखा, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। किंतु एक और नाम इसी लेखन परंपरा में हमारे सामने आता है जो कि अति महत्वपूर्ण है, वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। इसके महत्वपूर्ण होने के कई कारण हैं। जैसे 1938 ईस्वी में एक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा हमारे सामने लाते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जी हाँ मित्रों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास होने के कारण यह बात स्पष्ट हो जाती है कि रामकुमार वर्मा जी ने आलोचनात्मक शैली को महत्व दिया है और साथ ही साथ ऐतिहासिक सामग्री, रचना और प्रवृत्ति को भी इन्होंने अच्छा खासा महत्व दिया। एक महत्वपूर्ण बात और इस इतिहास ग्रंथ की है कि पहले के इतिहास ग्रंथों में सिद्धनाथ और जैन कवियों एवं उनके साहित्य को उतना अधिक महत्व नहीं मिला था, किंतु रामकुमार वर्मा जी ने सिद्धनाथ जैन कवियों को भी पर्याप्त महत्व दिया। लेकिन एक इस हिंदी साहित्य के इतिहास के इस ग्रंथ का नकारात्मक पक्ष भी है और वह यह है कि यह अपूर्ण है, और उसका कारण यह है कि आधुनिक काल की चर्चा इस इतिहास ग्रंथ में नहीं है। इसी वजह से यह वर्मा जी का अपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस पायदान के बाद एक और नाम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में हमारे सामने आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नामक ग्रंथ हमारे सामने रखा। यह 1955 ईस्वी में हमारे सामने आया। द्विवेदी जी विधेयवादी परंपरा से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का विवेचन करते थे। इस ग्रंथ के अलावा भी द्विवेदी जी ने इतिहास लेखन परंपरा में अनेक और ग्रंथों को हमारे सामने रखा। उसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय इत्यादि प्रमुख हैं। द्विवेदी जी साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती थे। कई बार हम हिंदी साहित्य के इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह पाते हैं कि इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के मतों का खंडन भी किया है। साथ ही साथ अनेक बार ऐसा हम पाते हैं कि इनके मत और रामचंद्र शुक्ल के मत में हमें अंतर देखने को मिलता है। कई बार ऐसा बिंदु है जैसे भक्ति के उदय का प्रसंग है। यदि भक्ति के उदय की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल इस्लाम के आक्रमण को मानते हैं, जबकि द्विवेदी जी कहते हैं कि इस्लाम न आया होता तो भी हिंदी साहित्य का बारा आना वैसे का वैसा होता। अनेक ऐसे बिंदु हैं जिन पर द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल जैसे वरिष्ठ साहित्यकार और आलोचक की कमियों को भी उजागर किया है। इसके बाद एक और नाम इस लेखन परंपरा में जुड़ता है, वह गणपति चंद्र गुप्त जी का है। इन्होंने 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास को हमारे सामने रखा।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि का प्रयोग करके इतिहास की विवेचना की। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो 1984 में आया, यह भी इस लेखन परंपरा में बड़ा महत्व रखता है। और उसका कारण यह है कि यह ग्रंथ अवधारणा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो अवधारणा चाहे यह हो कि भक्ति से रीतिकाल कैसे आया, चाहे नामकरण का विषय हो, अनेक ऐसे विषयों पे चतुर्वेदी जी ने ऐसी दृष्टि रखी है कि वह पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस इतिहास लेखन परंपरा की यदि हम ऐसे ही बात करते जाएं तो अनेक ऐसे मोती हैं जो इस इतिहास लेखन परंपरा की माला में लगातार सजते संवरते रहे हैं। और यह परंपरा अभी समाप्त भी नहीं है, क्योंकि इतिहास लेखन की परंपरा कभी समाप्त हो ऐसा मैं नहीं मान सकता। ये एक लंबी परंपरा है और नई नई दृष्टि हमेशा से ही उदित होती रहती है। हर इतिहासकार हर युग में जब आता है, किसी युग का कोई इतिहासकार नवीन दृष्टि के साथ इतिहास की चर्चा करता है, इतिहास का विवेचन करता है, उसकी आलोचना करता है। तो यह लेखन परंपरा समाप्त हो जाएगी ऐसा नहीं माना जा सकता। अभी तक यह लेखन परंपरा लगातार चलती आई है। डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हो, या डॉक्टर रामकिशोर शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास हो, या हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास हो, अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो अभी भी हमारे सामने मौजूद हैं। और लगातार बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो इस विषय पर अपनी लेखनी चला रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा अपने आप में बहुत समृद्ध परंपरा है। और इस समृद्ध परंपरा में इतिहास के विभिन्न पक्षों की विवेचना आलोचक सदैव से करते आए हैं, और प्रयास दर प्रयास यह समृद्ध होती चली जा रही है। तो मित्रों, अनेक ऐसे नाम हैं जो इस लेखन परंपरा में हैं। तो अब मैं आगे जब मैं आपसे रूबरू हूँगा तो हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल की बात करूँगा, क्योंकि आदिकाल में अनेक ऐसे पक्ष हैं जिन पे आवश्यक है कि हम और आप सामने आएँ, चाहे वो आदिकाल के नामकरण का विषय हो या कि आदिकाल की प्रवृत्तियों का विषय हो। तो मित्रों, आज इतिहास लेखन की परंपरा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।